गांव की सरहद जहां खत्म होती थी, वहां एक पुरानी हवेली के खंडहर थे। ये जगह किसी जमाने में आलीशान रही होगी, मगर अब सिर्फ ईंटों का ढेर थी। इसी ढेर के बीच एक बरगद का साया था, जिसे गांव के लोग इल्म का दरख्त कहते थे। यहाँ न कोई स्कूल की इमारत थी, न ही कोई कुर्सियां। जमीन पर बिछी टाट की बोरियां ही इन बच्चों का मुकद्दर थीं। मंसूर, एक ऐसा नौजवान जिसकी आंखों में ख्वाबों की चमक और लहजे में शहद जैसी मिठास थी, रोज सुबह यहाँ आ बैठता। इस शख्स ने अपनी शहर की आलीशान नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी ताकि अपने गांव के उन बच्चों को रोशनी दिखा सके जो अंधेरे में गुम हो रहे थे। मंसूर का मानना था कि अगर परिंदों को उड़ना सिखाना है तो पिंजरे की नहीं, खुले आसमान के भरोसे की जरूरत होती है। एक दिन की बात है जब सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ चमक रहा था। बच्चे अपनी टूटी हुई तख्तियों पर उंगलियां फेर रहे थे। सन्नाटे में सिर्फ मंसूर की आवाज गूंज रही थी। अचानक दूर से एक भारी शोर सुनाई दिया। धूल का एक तूफान उठा और देखते ही देखते एक काले रंग की चमचमाती बड़ी गाड़ी इन खंडहरों के करीब आकर रुकी। ऐसी गाड़ियां इस पिछड़े हुए इलाके में सिर्फ तबाही या किसी बड़े सौदे का पैगाम लेकर आती थीं। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक लड़की बाहर निकली, जिसके चेहरे पर शहर की चकाचौंध और दिल में दौलत का नशा साफ झलक रहा था। इस लड़की का नाम अलीजे था। अलीजे के हाथ में एक नक्शा था और आंखों में एक ऐसी बेरुखी जैसे सामने बैठे बच्चे इंसान नहीं बल्कि उसकी राह का रोड़ा हो। अलीजे की ऊंची एड़ी वाले जूतों की आवाज उस कच्ची मिट्टी पर बड़ी अजीब लग रही थी। अलीजे ने बिना किसी सलाम दुआ के मंसूर की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, यह जगह अब एक बड़ी फैक्ट्री के लिए चुनी जा चुकी है। मुझे यहाँ काम शुरू करना है, इसलिए इन बच्चों को यहाँ से कहीं और ले जाओ। मंसूर ने अपनी किताब धीरे से बंद की और खड़ा हो गया। इस नौजवान के चेहरे पर ना तो कोई खौफ था और न ही कोई जल्दबाजी। मंसूर ने बड़े अदब से जवाब दिया, मोहतरमा, ये खंडहर किसी की जागीर नहीं है। ये उन बच्चों की उम्मीदें हैं जिनके पास छत नहीं है। आप यहाँ मशीनें खड़ी कर सकती हैं, मगर इन बच्चों के हौसलों का क्या होगा? अलीजे को यह अंदाज पसंद नहीं आया। इस लड़की ने आज तक जो चाहा था उसे पा लिया था। अलीजे ने अपने पर्स से चेकबुक निकाली और एक बड़ा आंकड़ा लिखकर मंसूर की तरफ बढ़ा दिया। अलीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान की हर चीज की एक कीमत होती है। ये लो और शहर जाकर कोई अच्छा स्कूल खोल लो, बस यहाँ से हट जाओ। गांव के लोग धीरे धीरे वहां जमा होने लगे थे। सबकी नजरें उस चेक पर थीं जिसकी रकम शायद पूरे गांव की कुल दौलत से भी ज्यादा थी। मगर मंसूर ने उस कागज को हाथ तक नहीं लगाया। मंसूर ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और अलीजे की आंखों में आंखें डालकर कहा, इस मिट्टी की महक इस कागज से नहीं खरीदी जा सकती। आप शहर की रईस जरूर होंगी, मगर यहाँ की तकदीर का फैसला आपकी चेकबुक नहीं करेगी। अलीजे का गुरूर तिलमिला उठा। इस लड़की ने अपनी कंपनी के लोगों को इशारा किया कि वे नाप तौल शुरू करें। जब मजदूर आगे बढ़े तो मंसूर ने बच्चों को अपने पीछे खड़ा कर लिया। एक छोटा बच्चा जिसका नाम जैद था, डर के मारे रोने लगा। मंसूर ने जैद का हाथ पकड़ा और उसे दिलासा दिया। अलीजे ने तंज कसते हुए कहा, तुम इन बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हो। मेरी फैक्ट्री यहाँ आएगी तो हजारों को काम मिलेगा। तुम्हारी ये 2-4 किताबें क्या बदल देंगी? मंसूर ने धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, मशीनें सिर्फ सामान बनाती हैं, इंसान नहीं। ये बच्चे कल के दानिश्वर बनेंगे। अगर आज आपने इनकी जगह छीन ली तो कल आप अपनी फैक्ट्री के लिए ईमानदार लोग कहां से लाएंगे? बहस बढ़ती गई। गांव वालों में भी दो गुट बन गए। कुछ लोग लालच में अलीजे का साथ दे रहे थे तो कुछ मंसूर की हिम्मत देखकर उसके साथ खड़े थे। अलीजे ने आखिरी चेतावनी दी और अपनी गाड़ी में बैठ गई। जाते जाते इस लड़की ने शीशा नीचा किया और कहा, अदालत के कागजात कल सुबह तुम्हारे हाथ में होंगे। तब तुम्हारी ये बातें और ये बच्चे दोनों ही यहाँ नहीं बचेंगे। धूल उड़ाती हुई गाड़ी चली गई, मगर पीछे एक गहरा सन्नाटा छोड़ गई। मंसूर ने देखा कि बच्चे सहमे हुए हैं। उसने मुस्कुराकर सबको अपनी जगह बैठने को कहा और फिर से वही किताब खोल ली। मगर मंसूर का दिल जानता था कि ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं रह गई थी। ये लड़ाई थी शहर की सरमायादारी यानी कैपिटलिज्म और गांव की सादगी के बीच। शाम को मंसूर गांव की मस्जिद के पास बैठा सोच रहा था कि आखिर शहर वालों को ये क्यों लगता है कि हर चीज की एक कीमत होती है। उसे अपनी माँ की बात याद आई जो कहती थी कि जिस दरख्त की जड़ें दुआओं से सींची गई हों, उसे कोई भी तूफान उखाड़ नहीं सकता। मंसूर ने तय कर लिया कि अगले दिन जब अदालत का नोटिस आएगा तो वो झुकने के बजाय सर उठाकर मुकाबला करेगा। उसे यकीन था कि हक की आवाज को दबाना इतना आसान नहीं होता। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने गांव के घरों की मुंडेरों को छुआ तो हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। परिंदों की चहचहाहट में आज वो सुकून नहीं था, बल्कि एक अंदेशा सा महसूस हो रहा था। बरगद के उस दरख्त के नीचे बच्चे आज वक्त से पहले ही जमा हो गए थे। नन्हे जैद की आंखों में रात भर की नींद की जगह एक खौफ ने ले ली थी।
मंसूर अपनी फटी हुई दरी बिछाकर बैठा ही था कि गांव के मोड़ पर एक सरकारी जीप और अलीजे की वही काली गाड़ी नजर आई। गाड़ी रुकते ही एक वर्दीधारी शख्स बाहर निकला, जिसके हाथ में एक सफेद लिफाफा था। पीछे पीछे अलीजे भी उतरी, जिसकी आंखों पर काले चश्मे चढ़े हुए थे। इस लड़की की चाल में आज एक अजब सी फतह का एहसास था। पुलिस वाले ने लिफाफा आगे बढ़ाया और मंसूर से कहा, यह अदालत का नोटिस है। ये जमीन अब सरकारी तौर पर अलीजे साहिबा की कंपनी के नाम हो चुकी है। 24 घंटे के अंदर इस जगह को खाली करना होगा, वरना हमें जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मंसूर ने कांपते हाथों से वो कागज लिया। इन कागजात पर लगी मोहरें जैसे उन मासूम ख्वाबों का गला घोंट रही थी। गांव के सरपंच और कुछ दूसरे लोग भी करीब आ गए। सरपंच, जो कि शहर की चकाचौंध से काफी मुतासिर थे, बोले, मंसूर बेटा, अब जिद छोड़ दो। जब अदालत ने फैसला कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे भी शहर की ये बड़ी मालकिन हमें अच्छी पेशगी दे रही हैं। गांव में बिजली आएगी, सड़कों पर रौनक होगी, बच्चों की पढ़ाई तो कहीं और भी हो जाएगी। मंसूर ने सरपंच की तरफ देखा और बड़े दुख से कहा, सरपंच साहब, तरक्की ईंटों और बिजली से नहीं, बल्कि इन नन्हे जहनों की बेदारी से आती है। आज आप ये जगह बेच देंगे, कल ये कंपनी हमारे बच्चों को मजदूर बना लेगी। क्या यही हमारा मुस्तकबिल है। अलीजे ने अपना चश्मा हटाया और मुस्कुराते हुए करीब आई। इस लड़की ने मंसूर की आंखों में झांकते हुए कहा, देखो, मैंने कल भी कहा था कि जज्बात से पेट नहीं भरता। ये बच्चे वैसे भी यहाँ मिट्टी में खेल रहे हैं। मैंने जो चेक दिया था उसे उठा लो, तुम्हारी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। मंसूर ने उस नोटिस को अपने सीने से लगा लिया। इस नौजवान ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, मुझे अपनी जिंदगी नहीं, इन बच्चों की तकदीर बदलनी है। 24 घंटे का वक्त दिया है ना, तो याद रखिएगा, अभी सूरज डूबा नहीं है। अलीजे तंजिया हंसकर अपनी गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही गाड़ियां वापस मुड़ी, गांव में 2 गुट बन गए। एक गुट उन लोगों का था जो पैसों के लालच में अलीजे के गुण गा रहे थे, और दूसरा गुट उन माओं का था जिनके बच्चे मंसूर से इल्म कर रहे थे। मंसूर ने घर जाकर अपनी माँ की पुरानी संदूक खोली। उस संदूक में कुछ पुराने मकानात के कागज और उसके वालिद की कुछ यादें थीं। मंसूर को याद आया कि इस गांव की जमीन का एक हिस्सा ऐसा भी था जिसे कभी किसी ने बेचा नहीं था। उसने फौरन अपनी साइकिल उठाई और शहर की तरफ चल पड़ा। शहर की भीड़ और शोर शराबे में मंसूर खुद को बड़ा अकेला महसूस कर रहा था, मगर उसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। शहर पहुंचकर मंसूर एक पुराने वकील के पास गया, जो उसके वालिद के गहरे दोस्त थे। वकील साहब ने कागजात गौर से देखे और सिर हिलाते हुए बोले, मंसूर, मामला पेचीदा है। कागजात में हेरा फेरी की गई है। अलीजे की कंपनी ने गांव की आम जमीन को बंजर दिखाकर अपने नाम करवा लिया है। इसे रोकना आसान नहीं, मगर नामुमकिन भी नहीं है। मंसूर ने वकील साहब से दरख्वास्त की कि वे किसी तरह अदालत से 1 दिन की मोहलत और दिलवा दें। रात भर मंसूर शहर की सड़कों पर भटकता रहा। उसे उन बच्चों के चेहरे याद आ रहे थे जो उस बरगद के साये में अपनी दुनिया बसाए बैठे थे। अगले दिन सुबह जब गांव में बुलडोजर पहुंचने की तैयारी हो रही थी, मंसूर वापस पहुंचा। उसके हाथ में एक छोटा सा कागज था, मगर चेहरे पर शिकन की जगह एक नूर था। अलीजे अपने मजदूरों के साथ वहां खड़ी थी। जैसे ही बुलडोजर ने बरगद की तरफ रुख किया, मंसूर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। अलीजे ने चिल्लाकर कहा, हटो यहां से, जान देना चाहते हो क्या? कागज मेरे पास है, कानून मेरे साथ है। मंसूर ने वो कागज हवा में लहराया और कहा, कानून आपके साथ हो सकता है, मगर ये जमीन वक्फ की है। बरसों पहले मेरे दादा ने इस टुकड़े को इल्म की रोशनी फैलाने के लिए गांव के नाम किया था। इसके कागजात में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। आपकी कंपनी ने जिस कागज पर दस्तखत करवाए हैं, उसमें इस बरगद वाले हिस्से का जिक्र ही नहीं है। ये सुनते ही अलीजे के चेहरे का रंग उड़ गया। इस लड़की ने फौरन अपने मैनेजर को बुलाकर पूछताछ शुरू की। मैनेजर के चेहरे का पसीना बता रहा था कि मंसूर की बात सच है। मजदूरों ने बुलडोजर रोक दिए। गांव की औरतें और बच्चे मंसूर के चारों तरफ जमा हो गए। अलीजे ने हार नहीं मानी। इस लड़की ने गुस्से में कहा, ठीक है, ये छोटा सा टुकड़ा तुम्हारा है, मगर इसके चारों तरफ की जमीन मेरी है। मैं यहाँ ऐसी दीवार खड़ी करूंगी कि सूरज की रोशनी भी तुम्हारे इस स्कूल तक नहीं पहुंचेगी। देखते हैं तुम अंधेरे में कैसे पढ़ाते हो। मंसूर ने मुस्कुराकर जैद के सिर पर हाथ फेरा और कहा, उजाला किताबों से आता है साहिबा, दीवारें रोशनी नहीं रोक सकती। अलीजे वहां से पैर पटकते हुए चली गई, मगर जाते जाते उसकी नजरें मंसूर की उस अटूट हिम्मत को परख रही थी। ये लड़ाई अब और भी भयानक होने वाली थी। अलीजे ने शहर जाकर अपने वकीलों की फौज को आदेश दिया कि किसी भी तरह इस मंसूर को रास्ते से हटाया जाए।
उधर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर मंसूर जानता था कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी जीत है। असली आजमाइश तो अब शुरू होगी, जब दौलत और ताकत मिलकर सादगी पर हमला करेंगी। रात को जब सब सो गए, मंसूर अकेले उस बरगद के नीचे बैठा रहा। उसने आसमान की तरफ देखकर बस यही दुआ की, ऐ मालिक, मुझे टूटने मत देना। अगले चंद दिनों में अलीजे ने अपनी बात सच कर दिखाई। बरगद के उस पुराने दरख्त और खंडहरों के चारों तरफ लोहे की ऊंची चादरें और ईंटों की दीवारें खड़ी कर दी गईं। मंजर ऐसा हो गया जैसे किसी ने परिंदों के घोंसले के चारों तरफ ऊंचे पिंजरे बना दिए हों। धूप का रास्ता भी तंग हो गया और ठंडी हवाओं का गुजर भी मुश्किल। मगर मंसूर के इरादे इन दीवारों से कहीं ऊंचे थे। इस नौजवान ने बच्चों से कहा, दीवारें सिर्फ रास्तों को रोकती हैं, मंजिलों को नहीं। अगर रोशनी ऊपर से नहीं आ रही तो हम अपने अंदर की शम्मा जलाएंगे। गांव के कुछ लोग अब मंसूर से कन्नी काटने लगे थे। अलीजे की कंपनी ने गांव के नौजवानों को लालच देना शुरू कर दिया था। किसी को नौकरी का झांसा दिया तो किसी को पक्की छत का ख्वाब दिखाया। इंसान की मजबूरी अक्सर उसके जज्बात पर भारी पड़ जाती है। सरपंच ने भी अब मंसूर का साथ देना छोड़ दिया था। हालत यहां तक पहुंच गई कि मंसूर के घर का राशन भी मुश्किल से मिलने लगा। दुकानदार कहने लगे कि शहर की बड़ी मालकिन का हुक्म है कि इस बागी इंसान की कोई मदद न की जाए। एक शाम अलीजे खुद उस दीवार के पास आई। दीवारों के पीछे से बच्चों के पढ़ने की आवाज आ रही थी। अलीजे ने अंदर झांक कर देखा तो दंग रह गई। उमस और गर्मी के बावजूद बच्चे जमीन पर बैठे अपनी तख्तियों पर लिख रहे थे। मंसूर के माथे पर पसीना था, मगर आवाज में वही खनक थी। अलीजे ने दीवार के बाहर से ही जोर से कहा, मंसूर, ये तमाशा कब तक चलेगा? गांव के लोग मेरे साथ हैं। तुम्हारे पास अब ना खाना है और ना ही इस स्कूल के लिए कोई वसीला। कब तक इन बच्चों को भूखा और प्यासा इस कैद में रखोगे? मंसूर ने अंदर से ही जवाब दिया, अलीजे साहिबा, कैद वो होती है जहां सोच पर ताला लग जाए। ये बच्चे आजाद हैं क्योंकि ये अब सवाल करना सीख चुके हैं। रही बात भूख की, तो याद रखिएगा कि इल्म की प्यास दुनिया की हर भूख से बड़ी होती है। अलीजे तमतमा कर रह गई। इस लड़की ने अब सबसे गंदा पत्ता खेलने का फैसला किया। अगले ही दिन शहर की अदालत से एक नया समन आया। इस बार इल्जाम बहुत बड़ा था। अलीजे की कंपनी ने दावा किया कि मंसूर ने जो वक्फ के कागजात दिखाए हैं वो जाली हैं। इल्जाम लगाया गया कि मंसूर इस जमीन के बहाने गांव के भोले भाले लोगों को भड़का रहा है और शहर की तरक्की में बाधा डाल रहा है। मंसूर को शहर की बड़ी अदालत में तलब किया गया। गांव से शहर तक का सफर इस बार बहुत भारी था। पास में वकील की फीस के पैसे नहीं थे, ना ही कोई गवाह साथ चलने को तैयार था। सब डर के साए में थे। सिर्फ जैद की मां और 2-3 और औरतें मंसूर को विदा करने आईं। जैद की मां ने अपनी सोने की बाली मंसूर की हथेली पर रख दी और कहा, बेटा, ये बेच देना, हमारे बच्चों के उस्ताद को हारना नहीं चाहिए। मंसूर की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस नौजवान ने वो बाली वापस कर दी और कहा, मां, ये लड़ाई सोने से नहीं, सच्चाई से लड़ी जाएगी। अदालत का कमरा किसी आलीशान महल जैसा था। एक तरफ अलीजे के महंगे वकील हाथों में चमचमाती फाइलें लिए खड़े थे, दूसरी तरफ मंसूर अपना वही पुराना झोला लटकाए खड़ा था। जज साहब ने जब कार्यवाही शुरू की तो अलीजे के वकील ने अपनी दलीलों का ऐसा जाल बुना कि हर कोई हैरान रह गया। वकील ने कहा, हुजूर, ये शख्स तरक्की का दुश्मन है। ये पुराने खंडहरों की आड़ में एक अवैध स्कूल चला रहा है और विदेशी निवेश को रोक रहा है। इसके पास जो कागजात हैं उनकी लिखावट और मोहर संदिग्ध है। जब मंसूर की बारी आई तो पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। मंसूर ने कोई कानूनी दलील नहीं दी। इस नौजवान ने झोले से मिट्टी का एक छोटा सा दिया और एक फटी हुई किताब निकाली। मंसूर ने जज साहब की आंखों में देखते हुए कहा, हुजूर, मैं कानून की बारीकियां नहीं जानता, मगर मैं ये जानता हूं कि ये मिट्टी मेरे पुरखों की अमानत है। अलीजे साहिबा कहती हैं कि यहाँ फैक्ट्री लगने से हजारों को काम मिलेगा। मैं कहता हूं कि अगर ये बच्चे पढ़ गए तो ये हजारों को काम देने लायक बनेंगे। अलीजे ने बीच में टोकते हुए कहा, हुजूर, ये भावनाओं से खेल रहा है, इसके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मंसूर ने मुस्कुराकर कहा, सबूत ये बच्चे हैं। तभी अदालत का दरवाजा खुला और जैद के साथ गांव के 10-12 बच्चे अंदर दाखिल हो गए। ये बच्चे शहर की पुलिस और अदालत की भीड़ से डरे हुए थे, मगर सबके हाथों में वही टूटी हुई पेंसिलें और फटी हुई कॉपियां थीं। जैद आगे बढ़ा और जज साहब की मेज पर अपनी कॉपी रख दी। उस कॉपी पर इंसानियत शब्द सैकड़ों बार लिखा हुआ था। जैद ने मासूमियत से कहा, जज साहब, मंसूर भाई ने कहा है कि यहाँ इंसाफ मिलता है। क्या आप हमसे हमारा बरगद छीन लेंगे? वहां चिड़ियों के घोंसले हैं और हमारी यादें भी। अदालत में मौजूद हर इंसान का दिल पसीज गया। अलीजे ने महसूस किया कि उसकी दौलत इन बच्चों की मासूमियत के सामने बहुत छोटी पड़ गई है।
पहली बार अलीजे के चेहरे पर वो गुरूर नहीं बल्कि एक शर्मिंदगी नजर आई। जज साहब ने गौर से उन बच्चों को देखा और फिर मंसूर की तरफ मुड़े। जज ने कहा, कागजात की जांच के लिए वक्त चाहिए, मगर तब तक ये स्कूल बंद नहीं होगा। दीवारें फौरन गिरा दी जाएं ताकि बच्चों को ताजी हवा और रोशनी मिल सके। ये अदालत इल्म के रास्ते में दीवारें खड़ी करने की इजाजत नहीं दे सकती। ये सुनकर अलीजे के पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर ये तो सिर्फ कानूनी जीत थी। असली बदलाव तो अब अलीजे के अंदर आने वाला था। अदालत के बाहर निकलते वक्त मंसूर ने देखा कि अलीजे खड़ी है। मंसूर ने पास जाकर बस इतना कहा, जीत और हार तो चलती रहेगी, मगर कभी खुद से पूछिएगा कि क्या इन बच्चों के आंसू आपकी फैक्ट्री की चिमनियों से ज्यादा कीमती नहीं है? अलीजे ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर इस लड़की की झुकी हुई पलकें बता रही थीं कि मंसूर के लफ्जों ने अपना असर दिखा दिया है। शहर की उस भीड़ में अलीजे पहली बार खुद को बहुत तन्हा और मंसूर को बहुत बड़ा महसूस कर रही थी। अदालत के हुक्म के बाद गांव का नजारा बदल गया। भारी मजदूर जो कल तक दीवारें खड़ी करने आए थे, आज भारी हथौड़ों से उन लोहे की चादरों को हटा रहे थे। जैसे जैसे दीवारें गिर रही थीं, बरगद के दरख्त की टहनियां फिर से आजाद हवा में झूमने लगी। मंसूर अपनी उसी पुरानी जगह पर बैठा बच्चों को हर्फ पहचानना सिखा रहा था। जीत का शोर नहीं था, बल्कि एक गहरा सुकून था। मगर गांव के कुछ लोग अब भी डरे हुए थे। सरपंच को लग रहा था कि अलीजे जैसी ताकतवर लड़की इस हार को इतनी आसानी से हजम नहीं करेगी। उन लोगों का मानना था कि यह तो तूफान से पहले की खामोशी है। उधर शहर के आलीशान दफ्तर में अलीजे खिड़की के पास खड़ी नीचे रेंगती गाड़ियों को देख रही थी। हाथ में गर्म कॉफी का प्याला था, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी। इस लड़की के सामने मेज पर वो फाइल पड़ी थी जिसे बंद करके इस शख्स ने अपनी पूरी ताकत मंसूर को कुचलने में लगा दी थी। अलीजे को बार बार जैद की वो मासूम शक्ल और उसकी कॉपी पर लिखा इंसानियत शब्द याद आ रहा था। अलीजे ने आज तक सिर्फ मुनाफा कमाना सीखा था, मगर उस छोटे से बच्चे ने उसे बता दिया था कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। तभी अलीजे के मैनेजर ने कमरे में दाखिल होकर कहा, मैडम, वकीलों ने नई अर्जी तैयार कर ली है। हम साबित कर देंगे कि वो जमीन वक्फ की नहीं है। अगले हफ्ते तक वो खंडहर हमारे कब्जे में होंगे। अलीजे ने धीरे से प्याला मेज पर रखा और मैनेजर की आंखों में देखते हुए कहा, उन कागजात को आग लगा दो, मुझे अब वो जमीन नहीं चाहिए। मैनेजर हक्का बक्का रह गया, मगर अलीजे के चेहरे पर एक ऐसा मुसम्मम इरादा था जो पहले कभी नहीं देखा गया। इस लड़की ने अपनी कार की चाबी उठाई और अकेले ही गांव की तरफ निकल पड़ी। गांव में शाम ढल रही थी। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। मंसूर बच्चों को छुट्टी देकर दरख्त के नीचे बैठा अपनी किताबें समेट रहा था। अचानक वही काली गाड़ी फिर से खंडहरों के करीब आकर रुकी। गांव वाले सहम गए। सबको लगा कि शायद इस बार पुलिस या बुलडोजर साथ आए होंगे, मगर गाड़ी से सिर्फ अलीजे बाहर निकली। इस बार इस लड़की के चेहरे पर वो काला चश्मा नहीं था, ना ही वो तल्ख गुरूर। अलीजे की चाल में आज एक अजब सी आजिजी यानी नम्रता थी। अलीजे धीरे धीरे उस बरगद के नीचे पहुंची जहां मंसूर बैठा था। मंसूर खड़ा हो गया और खामोशी से उसे देखने लगा। अलीजे ने जूते उतार दिए और नंगे पैर उस मिट्टी पर चलकर टाट की बोरी के पास आ गई। इस करोड़पति लड़की ने बिना कुछ कहे मंसूर के सामने वही टाट की बोरी पर घुटने टिका दिए। ये मंजर देखकर पूरे गांव की सांसें थम गई। मंसूर ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की, मगर अलीजे की आंखों में नमी थी। अलीजे ने रुंधे हुए गले से कहा, मंसूर साहब, मैं यहाँ शहर की मालकिन बनकर नहीं बल्कि एक गुनहगार बनकर आई हूँ। आपने और इन बच्चों ने मुझे वो सबक सिखाया है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां नहीं सिखा पाई। मुझे एहसास हो गया है कि महलों में रहने वाले अक्सर अपनी रूह की खिड़कियां बंद कर लेते हैं। मंसूर ने बड़े अदब से कहा, इंसान जब अपनी गलती मान लेता है तो वो हारता नहीं बल्कि और ऊंचा हो जाता है। आप उठिए, ये जगह बच्चों की दुआओं की है, यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अलीजे खड़ी हुई और अपने बैग से एक नया कानूनी दस्तावेज निकाला। इस लड़की ने बताया कि इस शख्स ने न सिर्फ वो जमीन हमेशा के लिए इस स्कूल के नाम कर दी है, बल्कि अपनी कंपनी के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा इन बच्चों की तालीम और एक पक्की इमारत बनाने के लिए वक्फ कर दिया है। अलीजे ने कहा, मगर एक शर्त है, इस स्कूल की तामीर में मैं भी एक मजदूर की तरह काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब इन बच्चों का मुस्तकबिल बने तो उसमें मेरी थोड़ी सी प्रायश्चित की मिट्टी भी शामिल हो। मंसूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव के वो लोग जो अब तक मंसूर से दूर भाग रहे थे, शर्मिंदगी के साथ आगे आए और अलीजे और मंसूर के साथ मिल गए। उस दिन गांव रामपुर में कोई जीत या हार का जश्न नहीं था, बल्कि इंसानियत की वापसी का जश्न था। कुछ ही महीनों में वहां एक खूबसूरत इमारत खड़ी हो गई, मगर मंसूर ने उस पुराने बरगद के दरख्त को नहीं कटने दिया।
स्कूल का नाम इंसानियत का दरख्त रखा गया। उद्घाटन के दिन नन्हे जैद ने रिबन काटा। अलीज़े अब अक्सर शहर से आती थी, मगर अब वो किसी कारखाने का नक्शा लेकर नहीं, बल्कि नई किताबें और बच्चों के लिए खिलौने लेकर आती थी। इस लड़की ने सीख लिया था कि दौलत से आप सिर्फ महल खड़ा कर सकते हैं, मगर सुकून सिर्फ दूसरों के काम आने से मिलता है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि गुरूर और ताकत की दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, सच्चाई और इल्म की एक छोटी सी किरण उन्हें गिराने के लिए काफी होती है। इंसान बड़ा अपनी हैसियत से नहीं, बल्कि अपनी नीयत से होता है। अगर हम अपने थोड़े से लालच को छोड़कर दूसरों के ख्वाबों को सहारा दें, तो ये दुनिया एक खूबसूरत गुलिस्तान बन सकती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या हम अपनी रोजाना की जिंदगी में किसी की राह में दीवार खड़ी कर रहे हैं, या किसी के अंधेरे घर में रोशनी का दिया जला रहे हैं? याद रखिएगा, मिट्टी की महक सिर्फ उन्हीं को नसीब होती है जो जमीन से जुड़े रहते हैं।